नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर हर भारतीय के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और ये अंतर इसलिए है क्योंकि पहले भी चीन कहता कुछ और रहा है और करता कुछ और रहा है, लेकिन बदले वक्त के साथ वहां की यात्रा पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि अब भारत और चीन की दोस्ती पहले से बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा अगर सही साबित हुआ तो बहुत मुमकिन है कि भविष्य में भारत और चीन दुनिया में डेवलपमेंट के अव्वल नजर आएंगे। इस क्षेत्र में आज भारत और चीन के बीच 24 अहम मुद्दों पर समझौते हुए, जिससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। पीएम मोदी की चीन यात्रा अब अपने परवान पर है। मोदी शुरू से ही अपनी चीन यात्रा को बेहद अहम बताते रहे हैं। ऐसा उस वक्त भी दिखा जब मोदी ने चीन के पीएम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और मोदी ने खुलकर अपनी बात को रखा। मोदी ने साफ कहा कि विकास के लिए थोड़ा चीन को बदलने की जरूरत है, तो वहीं उन्होंने भारत के रुख में भी तब्दीली की बात कही। मोदी चीनी भाई भाई, ड्रैगन करेगा दोस्ती की शुरुआत। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, समझौते हुए दिल मिले क्या, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम बदले। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई मोदी की चीन यात्रा अब परवान पर है। समझौते की झड़ी के बीच रिश्तों की नई शुरुआत होने की बात की जा रही है, लेकिन ड्रैगन के सच से दुनिया वाकिफ है। लिहाजा मोदी भी उन आशंकाओं का जिक्र करना नहीं भूले जो सीमा विवाद को लेकर चीन के रुख की वजह से उठ खड़ा होता है। मोदी ने यह साफ किया कि अगर रिश्तों को मजबूती के साथ आगे ले जाना है तो चीन को कुछ मुद्दों पर अपने नजरिए पर नए सिरे से सोचना होगा। We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence-building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. लेकिन चीन की ताकत से दुनिया के साथ साथ भारत भी वाकिफ है। बदले वक्त के साथ ये हकीकत है कि अगर आर्थिक मोर्चे पर चीन और भारत के रिश्ते सुधरते हैं तो फायदा दोनों ही देशों को होगा। दोनों देशों के बीच 24 समझौते ये दिखाने के लिए काफी हैं कि इस यात्रा को कितनी संजीदगी से लिया गया। चीन के पीएम ने भी भरोसा दिलाया कि भारत और चीन दो इंजन की तरह मिलकर काम करेंगे। भारत और चीन दोस्ती की कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से शुरू हुई रिश्तों की गर्माहट मोदी की यात्रा के दौरान भी महसूस की गई। रिश्तों की गर्माहट मोदी यात्रा के दौरान भी महसूस की गई। हालांकि दोनों देश ही ये मानते हैं कि कुछ मामले पर विवाद अब भी बरकरार है, लेकिन विकास की बयार में बहने के लिए दोनों देश इसे बेड़ी बनाने को तैयार नहीं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि समझौते जमीन पर कब तक उतर पाते हैं और ये दोस्ती आने वाले वक्त में और कितना मजबूत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वाकई में बड़ा सवाल यही है कि ये जो समझौते हुए हैं, 24 समझौते चीन और भारत के बीच में हुए हैं, काफी अहम समझौते माने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि समझौते कब तक धरातल पर उतरेंगे। अगर धरातल पर उतरते हैं तो एक बात ये भी कही जा रही है कि भारत
और चीन के रिश्ते नई बुलंदियों पर होंगे, ये कहा जा रहा है। ये जो समझौते हुए इन्हीं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अर्थशास्त्री राकेश भांजी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार शिवाजी सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी आपसे है। 24 समझौते हुए हैं, सबकी निगाहें हैं, काफी अहम माने जा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर कारगर हुए तो कितनी एक मजबूत जो स्थिति है वो उभरकर सामने आएगी? भारत के लिए कितने अहम है ये समझौते? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितनी आशा थी या जितनी आकांक्षा थी लोगों की, मैं समझता हूँ कि जो समझौते हुए उतनी दूर तक नहीं गए हैं। ये एक हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच की दोस्ती अभी उस स्तर पर नहीं पहुँची है जो सॉफ्ट पावर को उतना फ़ायदा पहुँचा सके जो हार्ड पावर चाहती, जो हार्ड पावर अभी तक लेती रही है। चीन भारत को एक बाज़ार के रूप में देखता है और उसने जो अपनी व्यापारिक नीति भारत के प्रति लगाई है, अपने देश के सामान को भारत में बेचा जाए कैसे भी, किसी भी तरह से। शुरुआत उन्होंने की डंपिंग करके, कीमतों में कमी करके भारत के बाज़ार को पाट दिया बहुत सारे सामान से, और उसमें गलती हमारे देश की भी अर्थनीति की थी जिन्होंने चीन को इस तरह से अलाउ किया शुरू से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच में है उसमें फ़ायदा चीन को ही ज़्यादा हुआ, भारत को बहुत कम हुआ। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं, जैसे दिवाली के दिनों में आप देखते हैं कि जो बिजली की लड़ियाँ और गणेश जी, लक्ष्मी तक सब चीन से आते हैं, और भारत में जो ये सामान सब बनते थे, हजारों लोग, करोड़ों लोग जो ये सब सामान बनाते थे, बेकार हो गए। भारत की बहुत सारी छोटी छोटी उद्योग, लघु इकाइयाँ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिडिल स्केल की इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सिर्फ इसलिए कि चीन से बहुत बड़े पैमाने पर उपभोक्ता पदार्थ भारत में आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का तमाम मटेरियल, मशीनरी, छोटी बड़ी मशीनरी, किचन वेयर्स, यानी आप कोई सामान नाम ले लीजिए और चीन का माल भारत में पटा पड़ा हुआ है। तो चीन एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है और वो अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है, और उसकी जो सारी नीति है वो इस ओर है, न कि भारत को कोई मैन्युफैक्चरिंग देश बनाने का। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो मेक इन इंडिया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो आज समझौता हुआ है उसमें मेक इन इंडिया कहीं पिक्चर में है ही नहीं, सिवाय इसके कि रेलवे में दिया है चाइना की कंपनीज को। पीएम ने इनविटेशन दिया है, आमंत्रित किया है। देखिए, लेकिन जो एग्रीमेंट, ये 24 सूत्री एग्रीमेंट है, इसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं सिवाय रेलवे के, और तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और थोड़ा वो जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क की बात कही है और जो स्मार्ट सिटी वगैरह वो सहयोग करेंगे, जो जब पहले इनके राष्ट्रपति आए थे उस समय वही बात हुई थी, आज भी वही बातें हैं। ये समझौते के साथ एक बात और पीएम ने साफ कही है, मोदी ने कहा है कि विकास के लिए थोड़ा चीन को बदलने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। साफ शब्दों में पीएम नरेंद्र मोदी ने बात चीन में ये कही है कि अगर रिश्ते अच्छे चाहता है चीन भारत, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत है। खासकर चीन के लिए उन्होंने जोर दिया कि चीन को बदलना होगा। जो हमारा व्यापारिक घाटा है, क्यों है इस वक्त भारत का 48 बिलियन व्यापारिक घाटा चीन के साथ है, एक बहुत बड़ी राशि है ये भारत के लिए। और इसकी वजह यही है कि चीन से सस्ता माल आके भारत में तो पड़ जाता है, लेकिन भारत का माल चीन में नहीं बिक पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रियल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती है। उनका रियल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता, और उन्होंने भारत का बाजार तो इस तरह से पाट दिया है और हमारा माल लेते नहीं, और फिर हमारे व्यापारियों को तंग करते हैं। बहुत से व्यापारियों से मेरी बात हुई है जो चीन से व्यापार करते हैं, वो खुद कहते हैं कि वहां पर इतने तरह के बंधन है, इतने ऑब्स्टेकल्स हैं कि उनसे व्यापार करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। उनके कस्टम में भी जो उनके रूल्स वगैरह हैं, अच्छा फिर वहाँ जो डिफरेंट प्रोविंसेज हैं उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, व्यावसायिक रूल्स भी उनके अलग अलग हैं। अब कोई भारतीय जो व्यापार करने जाता है उसको सारी पूरे चीन के अलग अलग राज्यों के क्या क्या कानून है इसका तो पता होता नहीं। आप इंडिया में आते हैं तो कम से कम ये पता है कि एक सेंट्रल रूल है जो लगभग पूरा देश उससे गवर्न होता है, वहाँ ऐसी बात नहीं है। दूसरी है कि वहाँ पर जो प्रोसीजर है, ये जो लोग व्यापार से डील करते हैं चाइना से, उनका कहना है कि उसमें बहुत हार्डशिप्स है और भारतीय माल को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, एक न एक अड़ंगा उसमें लगाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ में है
और चाइना बार बार ये कहता है, यही दोनों ओर से यही कहा गया है कि जो बाधाएं हैं, जो समस्या हैं, उनका निपटारा हो, पहले हल हो, तभी कुछ हो सकता है। शिवाजी सरकार जी, ये जो 24 समझौते हुए हैं, 2013 में मनमोहन सिंह भी गए थे, उनके दौरान भी समझौते हुए, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान समझौते हुए, कितना डिफरेंस आ पा रहे हैं, कितना कुछ अलग हो पाया है? ये देखिए, चीन के संबंध में सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा अलग या बेनिफिट कितना है। डॉलर टर्म्स में हमें उसको जो है हम आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी वजह ये है कि अभी अगर पिछले 2 सदियों की देखें आप, तो 2 सदियां जो है यूएस और यूरोप की रही है। अब जो सदी है, रशिया मानता है और बाकी देश भी यही मान रहे हैं कि ये चीन की सदी है। तो चीन की जो बढ़त है उसमें आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आप उनसे बिल्कुल अलग रहें, या उनकी बढ़त में आप भी शामिल हो, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के ज़रिए उनसे आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। पर आप ये सोचें कि आप उनसे अलग रह के कर पाएंगे, आज के दिन में मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, हमें उसको सिर्फ इससे नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या क्या डील्स हमने किए हैं। बेसिकली हमने जो डील करने की जो कोशिश की है, उसमें सिर्फ एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि हम आपस में एक बातचीत के माहौल को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, ये मानना कि चीन इस देश को बाजार मानता है, बिल्कुल सही है, और चीन से बाजार सिर्फ ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही वो पाट रहा है। अगर पिछले साल के इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट्स को आप देखें तो 60% जो स्टैंडर्ड्स की जो सर्टिफिकेशन किया गया है, जो ISI स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 60% कंपनीज चाइना की रही है, 60% प्रोडक्ट्स चाइना की रही है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन अभी तक जो है आपको सिर्फ जो है एक लो प्राइस के जरिए आपके बाजार में पेनेट्रेट कर रहा था। अब जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर और प्राइसेस को चेक में रख के आपको और कंपटीशन को आपको और ज़्यादा तेज करेगा। अब सवाल ये है कि इसको आप चेक कैसे करेंगे? इसको आप चेक तभी कर सकते हैं जब इस देश में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग को आप बढ़ाएं। मेक इन इंडिया अपनी जगह है, पर मेड इन इंडिया जब तक आप नहीं करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे, खादी जैसे जो ब्रांड्स हैं उसको आप बढ़ावा नहीं देंगे, और इस देश की जो इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो भी समाप्त हो गई है। पहले हम टेलीविजन से लेके फ्रिज तक, रेजर ब्लेड्स तक सब कुछ बनाते थे, आज हमने वो समाप्त कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे तब जाकर हम कहीं बढ़त ले सकते हैं। पीएम का मेक इन इंडिया का उद्देश्य इनमें पूरा होता नजर आ रहा है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मेक इन इंडिया अपनी जगह एक चीज़ है। चाइना को ये कह के बुलाना कि आप यहाँ मेक इन इंडिया कीजिए, पर सवाल ये है कि यहाँ पे जो लेबर है, लेबर का कॉस्ट आज चाइना में भी बढ़ा है। अभी यूरोपियन यूनियन ने एक सर्वे कराया था, उसमें 522 कंपनियों उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर ललन प्रसाद कह रहे थे कि उनके सामने जो समस्याएं हैं बिजनेस करने की, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। पर उसके साथ साथ एक चीज़ है, चीन का भी बाज़ार इतना बड़ा है जो खास करके पश्चिमी देशों की कंपनियां उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं जी। पर उसके साथ साथ एक चीज जो उनके सामने एक समस्या के रूप में उभर रही है, एक तो यह है कि जो स्किल्ड वर्कर है उसकी कमी हो रही है, और उसके साथ साथ जो है लेबर कॉस्ट वहां बढ़ रहा है। पर लेबर कॉस्ट वहां बढ़ने के बावजूद भारत में जो लेबर का कॉस्ट है उससे वो कम है। तो हमें ये देखना पड़ेगा भारत के लेबर का कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो इन्फ्लेशन का जो लेवल है, भले ही आप कहें कि आंकड़े में -2.63% या -2.33% हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, पर जो आपका जो इन्फ्लेशन का जो एक्चुअल लेवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है वो आज भी 6-7% से ज़्यादा है। और वो जो है जो पिछला 14% 15% इन्फ्लेशन हो चुका है उसके ऊपर है। तो इसके वजह से भारत के जो श्रमिक है उसको आपको ज्यादा पैसे देने, और भारत में चीज इसलिए महंगी होंगी। बिल्कुल, ये जो कमियां हैं इन पर ध्यान देना होगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद विलास उनियाल जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है चर्चा में, मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले सवाल मेरा राकेश मान जी आपसे है। समझौते हुए हैं, उम्मीदें लगी हुई हैं ढेर सारी, इन समझौतों को आप भारत के हित में किस तरीके से देख रहे हैं? भारत और चीन के जो आप हिस्सेदारी देखते हैं, एक अगर इतिहास में देखें, पिछले 100 साल आप भूल जाइए, उससे पहले देखिए चीन और भारत में बहुत व्यापार हुआ है।
यहाँ तक कि आज से 1200 साल पहले चीन और हिंदुस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का 30 या 40% उनका शेयर था। अब कॉलोनियलिज्म के बाद में प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद अभी पिछले 60-70 साल में हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि चीन और हमारे दोनों के हित में है कि जितना हम व्यापार बढ़ाएं। मैं इस बात में सहमत नहीं हूं कि केवल चीन के हित में है, हमारे हित में भी है। अगर हमारी कंपनियां compete नहीं कर पाती हैं तो वो हमारी कमजोरियां हैं। अगर चीनी लोग खिलौने हमसे सस्ते बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं, तो फिर भारत का जो उपभोक्ता है उसको वो चीनी खिलौने क्यों ना मिले। तो अगर हमारी ये क्वालिटी की बात की प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी ने भी उठाई कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है कि हम प्राइस में इधर उधर नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम नहीं, है। मैं नहीं मानता कि हमारी क्वालिटी उनसे अच्छी है। उपभोक्ता ये अगर उनको दोनों चीजें दिखाएं, हिंदुस्तानी खिलौना उसको 40 रुपए का मिलता है और जो चीनी खिलौना है वो 10 रुपए का मिलता है और वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो वो 10 रुपए का खिलौना खरीदता है, वो 40 खरीदेगा नहीं खरीदता। लेकिन चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती इस तरह के प्रोडक्ट को आप मुकाबला नहीं कर सकते। अब जैसे मशीनरी के बहुत सारे आइटम है, चाइना से जो आने वाली छोटी छोटी मशीनें बड़ी सस्ती होती है, लेकिन कितने दिन चलती है, बिल्कुल गारंटी नहीं होती कोई है। जब गारंटी भी नहीं अभी होती, हम गारंटी होती हुई चलती है कितने दिन है। आज से लोग सस्ता देख के वो खरीद लेते 30-40 साल पहले हम जापानीज चीजों के बारे में भी यही कहते थे। नहीं देखिए तो अगर और हिंदुस्तान की नहीं, चीनी जो चीजें हैं वो अमेरिका में भी चल रही हैं, यूरोप में भी चल रही हैं। अगर चीन हमसे ज्यादा कंपेटिटिव है तो हमें मानना चाहिए। ये नहीं कहें कि उनका दोष हमारा है कि हम उतने कंपेटिटिव अभी नहीं हो पाए हैं। नहीं और भान साहब देखिए, ये बात ठीक है कि चीन के प्रोडक्ट सारी दुनिया, मैंने भी देखे डिपार्टमेंटल स्टोर्स यूरोप अमेरिका में सब भरे पड़े हैं। ये बात कही जाती है चीन के प्रोडक्ट के लिए उसका सर, परिणाम उनकी इकोनॉमी पर भी क्या हुआ है। सर चीन के प्रोडक्ट के लिए बात कही जाती है कि चीन के प्रोडक्ट में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें लेकिन गारंटी नहीं मिलती कि वो कितने दिन ये चलेगा। सारी दुनिया में देखिए, चीज एक बात के लिए चीज जो मशहूर चीन है। जो बनाता है, यूरोप का जो कॉन्सेप्ट यूज एंड थ्रो है उसके हिसाब से बनाता है और आपको एक ऐसे प्राइस पे देता है जो विश्व में कोई भी जो देश है, चाहे पश्चिम के देश हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई भी ऐसे देश हो, वो उस प्राइस पर उसको compete नहीं कर पाते हैं। और ये चीन की जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। नहीं, बिल्कुल इसका फायदा वो पूरा उठा रहा है। और उसके साथ साथ जो है चीन सिर्फ एक चीज देखिए आप, चीन अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत पर भी कितने तरह के दबाव डालता है। ये जो बॉर्डर पे जो इश्यूज हैं, उसको आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बॉर्डर इश्यूज है। बॉर्डर इश्यूज इसलिए किए जाते हैं कि भारत आपसे दबाव हुआ रहे, आपको व्यापार करने को वो मजबूर हो। अक्सर चीन और अरुणाचल उस पे जो हर बार जो बार बार दबाव डालता है, ये चीन की एक रणनीति के तहत है। और चीन सिर्फ यही नहीं है, चीन के जितने भी पड़ोसी हैं उन सबके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे रशिया हो, हर एक के साथ उनके बॉर्डर इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, इवन जापान तक। नहीं, बॉर्डर इशू होने के बावजूद हम व्यापार कर सकते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के में बॉर्डर इश्यूज, ठीक है, प्रदीप माथुर जी आ रहे हैं सर। प्रदीप माथुर जी, आप अपने नजरिए से इन सब समझौतों को किस तरीके से देख रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारत और चीन का जहाँ तक सवाल है, ये आवश्यक है कि दोनों देश जो आपस में बात करते रहें। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कभी डायलॉग को हम ना रोकें, डायलॉग हमारा बार बार चलता रहे। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि भारत और चीन के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको वो किनारे करके बैक बर्नर पर रख करके वो जो है आपस में आपसी समझौतों की तरफ आगे बढ़ेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो समझौते हुए हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर प्रसाद ने कहा, ये ऐसा नहीं कि बड़ी अर्थ शेकिंग कोई चीज़ हो गई हो, और ऐसा भी नहीं कि इनसे कोई इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा हो। इतनी बड़ी भारत की और चीन की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनमें अगर मान लीजिए 10 अरब डॉलर का कोई अगर हो भी जाते हैं टोटल समझौते, तो उनका कोई बड़ा, ये बिल्कुल एक समझिए कि एक सागर में बूंद के बराबर है। ये कोई बड़ा भारी ऐसा नहीं है कि साहब वो हो गया है। तो मैं समझता हूँ इसकी जो हाइप बनाई जा रही है कि साहब जैसे बहुत ही बड़ा कोई अर्थ-शेकिंग मामला हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का इसका सवाल है, चाइना की इकोनॉमी की अपनी प्रॉब्लम्स हमारी है, लेकिन जो भी कुछ हो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि चाइना जो है इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो कोई ऐसी जब वो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो भारत को क्यों वो मेक इन इंडिया करेगा? मतलब वाई चाइना शुड हेल्प अस इन ट्राइंग टू बी ए इंडस्ट्रियल हब। कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता है कि खुद ही इंडस्ट्रियल हब है, वो काय को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो ये कहना कि चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने अपने बुलाया कि आप आइए हमारा प्रोडक्शन करिए और वो आके करेंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा
बड़ा बुलावा है। लेकिन पीएम ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो भारत के हालात बदले हैं, चाइना आप गलतफहमी में ना मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ भारत के हालात नहीं हो। पीएम साहब तो अपना कहेंगे क्योंकि वो वहां पर गए हैं। अब देखिए, अब जैसे आपने इस तरह का समझौता कर लिया कि वहाँ योग का यूनिवर्सिटी बन जाए, ये सब बन जाए, ये ठीक है, अच्छा है, मतलब दोनों देश आगे बढ़े, उनका सहयोग हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, लेकिन ओवरऑल उसमें जो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा जो है इससे फर्क पड़ने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी विजिट है, जैसे अभी आप शायद इस पर और बात भी करेंगी, ये तो इसलिए तो आवश्यक है कि दोनों देशों के रिलेशंस में फ्रीज नहीं है, वो आपस में बात कर रहे हैं, आना हो रहा है, उनके लीडर्स आ रहे हैं, हमारे लीडर्स जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है या जो इकोनॉमिक पैटर्न है उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है सर, आ रही हूं मैं 1 मिनट आपके पास। वेद विलास उनियाल जी, ये जो समझौते हुए हैं चीन और भारत के बीच में 24 समझौते हैं और काफी अहम समझौते ये माने जा रहे हैं, इनमें से कौन से ऐसे समझौते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं दोनों देशों के लिए? जी, एक तो देखिए, दोनों देशों का यह है कि भारत को निवेश बड़े उपक्रमों में चाहिए, जैसे यहाँ के गति व्यवस्था को संचालित करने के लिए, जो जिनमें हमें छोटे छोटे, जैसे अभी खिलौनों की बात हो रही थी, या छोटे छोटे उपक्रमों में शायद हमारी रुझान नहीं है। बड़े बड़े संरचनात्मक चीज़ों के लिए हमें निवेश चाहिए, और उसके लिए हम लोग चीन से या वेस्टर्न कंट्री से हमेशा अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, निवेश नहीं है। चीन को अपना मार्केट बनाना है, उनके पास पूंजी भंडार है, लेकिन वो अपना बाजार ढूंढ रहे हैं, और बाजार में जहां उनके सामने चीन की कुछ अपनी बड़ी दिक्कतें हैं जो अब आने वाले समय में आएंगी उनके सामने, या उनका जितना उभार होना था वो हो चुका, अब उनको अपना बाजार नहीं मिल रहा है, और अपनी चीज़ें उनकी रुक गई हैं, उनकी जो अपनी श्रमिक व्यवस्थाएं हैं, उनके जो अपने सिस्टम थे वो ठहर गए हैं, और इसकी तरफ उनके जो अर्थशास्त्री हैं, उनके जो लोग हैं, बराबर चिंता जता रहे हैं कि चीन के लिए आगे बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसे समय में वो भारत में अपने उस बाजार को फैलाना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्यमों से, छोटे छोटे उससे वो जनरेट करके वो यहाँ पर कमाने के लिए आना चाहते हैं। जी तो बिल्कुल सर, आप कुछ करने की कोशिश करें। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए चीन जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी बाजार को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर, हमारी बाजार पर उसका पूरा अधिकार हो चुका है। तो उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और सोचना पड़ेगा, चीन जो है थाईलैंड में क्या कर रहा है। थाईलैंड में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, करीब $11 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसको हथियाने की कोई कोशिश में है। पाकिस्तान में बाकी सिल्क रोड से जो कुछ आ रहा है वो अलग चीज़ है, उसके अलावा करीब $20 बिलियन का जो एनर्जी और अदर प्रोजेक्ट्स में उसको हथियाने की वो कोशिश में है। और ग्वाडर पोर्ट को जिस तरह से डेवलप कर रहा है सिल्क रोड के ज़रिए, उससे वो सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहा है कि चीन का माल जो है एक छोटे रास्ते से सीधे पाकिस्तान के पोर्ट से वो पूरे पश्चिम पर कब्जा करना चाहता है। उसके साथ साथ उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो शिनजियांग का जो प्रोविंस है उसमें जो सारी समस्याएं हैं उसको भी उससे वो समाप्त करना चाहता है। तो और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, भारत के चारों तरफ से, अगर चीन हो, चाहे मालदीव हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पूरे साउथ ईस्ट एशिया हो, इधर पाकिस्तान हो, इन सारी जगहों पे जो है चीन अपना निवेश करके और लोगों को लुभा के, श्रीलंका में जो पिछला चुनाव था वो इसी उस पर लड़ा गया कि क्या चीनी निवेश से ही और चीनी जो लोन्स हैं उसी के ज़रिए श्रीलंका की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की जो कोशिश चल रही, क्या उसी पे लोग वोट देंगे या नहीं देंगे। तो चीन जो है चारों तरफ से एक तो भारत को घेरने की कोशिश में है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में एक तरफ, दूसरी तरफ अगर अंतर्राष्ट्रीय सिनारियों पे अगर आप देखें, जहाँ तक यूएन हो या WTO हो या ब्रिक्स हो, चीन कोशिश भले ही कर रहा है, नहीं, चीन कोशिश भले ही कर रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज भारत जिस स्थिति में है, हालात बदले हैं, इन हालातों में क्या चीन की जो रणनीति है वो कारगर हो पाएगी? देखिए, चीन की रणनीति कारगर क्यों होती है, जैसे अभी डॉक्टर भान ने कहा कि हमारे भारत के जो उद्योगपति हैं, देखिए वहाँ के, आपको इसको भी दाद देनी पड़ेगी, सिर्फ चीन की सरकार ये काम नहीं कर रही है, चीन के जो उद्योग हैं वो भी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसा कि वो सारे सोच के एक साथ कर रहे हैं। भारत के जो उद्योगपति हैं, चाहे लाइसेंस परमिट का राज रहा हो, चाहे लिबरलाइजेशन का राज रहा हो, उनकी सारी कोशिश ये होती है कि सरकार से ज़्यादा फायदा उठा लो, काम कम करो, मुनाफा ज़्यादा डालो। आज 3 लाख करोड़ का बैंकों का जो घाटा है उसके लिए भारत के उद्योग और उद्योगपति जिम्मेवार हैं,
और इस तरह का जब तक अप्रोच रहेगा तब तक आप सोच सकते हैं कि भारत के उद्योग जो है चीन के जो उद्योग है उसको किस प्रकार का कंपटीशन दे सकते हैं। दूसरी चीज, हम जब चीन में जाते हैं हम सोचते हैं कि चीन की सरकार भी हमारी वैसे ही मदद करेगी जैसे हमें भारत की सरकार को हम लूट सकते हैं, उनके सरकार को भी वैसे लूटेंगे, और उन्होंने जहां जहां ये कोशिश की उनको मात खानी पड़ी। ठीक है। अब भारत के नहीं, अभी जो इन्फोसिस के चाइना के जो वहां के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि भारत का अगर चाइना उद्योग चाइना में जाते हैं तो उनको लोकलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोकलाइज नहीं करना चाहते, हम अपने शर्तों पे दूसरे देश में जाके भी काम करना चाहते हैं। तो भारत के उद्योग को सबसे पहले सुधरना होगा। सरकार जो है वो अपने रास्ते पे सही चल रही है। ठीक है, सवाल और भी बरकरार है। सर आ रही हूं मैं आपके पास। जिस तरीके से समझौते हुए हैं, अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या बराबर की डील हुई है? चाइना जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है या करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसमें अब बदलाव आएगा? क्या चाइना समझ पाया है, क्या पीएम समझा पाए हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब जो होगा वो बराबर होगा? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। समझौतों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया है कि थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलें, तभी कुछ हो पाएगा। एक तरफ से अगर दबाव बना रहेगा तो ना तो रिश्ते अच्छे हो पाएंगे, ना व्यापार अच्छा हो पाएगा, क्योंकि चालाकी में कुछ अच्छा नहीं हो पाता। नीयत साफ होनी चाहिए। भारत अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ नीयत साफ है, थोड़ा जो आपकी सोच है उसमें बदलाव लाइए, तभी रिश्ते बुलंदियों पर पहुंच पाएंगे। क्या अब ऐसा होगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनियाल जी, क्या लग रहा है, ये जो बातचीत हुई है, जो समझौते हुए हैं, क्या चीन बदलेगा? क्या अपनी जो दोहरी चाल है, दोहरी नीति है, उससे बाहर निकल कर आ पाएगा? जी, बदलेगा नहीं, उससे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। 62 से आज तक की स्थितियों में जो अंतर आया है, चीन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें देखिए दोनों अर्थव्यवस्थाएं या दोनों देश, इनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है और कहा भी गया है कि ब्रिक्स के ये जो दोनों बड़े देश हैं इन पर दारोमदार है। और दूसरा, जिस तरह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, तो वर्तमान में चीन और भारत का महज रिश्ता केवल ये आर्थिक भर का नहीं है। आप देखिए वहाँ योग की बातें हो रही हैं, वहाँ कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है, सारी चीज़ों में वो झूला झूलने आते हैं। हम वहाँ के यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के अवशेषों को देखने जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये है कि बदलते समय की ज़रूरत है। और चीन भी आज वो वाला चीन नहीं रह गया है जिसकी हम अब तक चर्चा, अब तक जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, और पुराने इतिहास को वेनसांग तक पहुंचा जा रहा है। तो इसके पीछे बदलते समय की ज़रूरत है, और इसकी जितनी ज़रूरत भारत को है उससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है चीन को है इस रिश्ते को सुधारने की। बदलना होगा। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, इसमें 3 चीजें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, इशारा उनका नत्थी वीजा की ओर था, पीओके को लेकर था और सीमा विवाद को लेकर था। इशारा उन्होंने किया कि जिस तरीके से चीन अपनी चाल चलता आया है, अभी भी नक्शे में वहां चीन के मीडिया ने दिखाया, भारत के नक्शे से कश्मीर गायब कर दिया, इधर अरुणाचल प्रदेश गायब कर दिया, बाकायदा वो खबरें आई, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। तो साफ तौर पर कहा है कि अगर हाँ, और ये भी कहा है भारत के विदेश सचिव ने कि इनमें वक्त लगता है, समय सीमा कोई नहीं है। लेकिन एक बात भारत ने क्लियर कर दी है कि इसमें चीन को थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, बदलना होगा, चालाकी से कुछ नहीं होगा। ये 3 मेजर इशू। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि चीन को भी अपने रवैये में परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन चीन के रवैये में परिवर्तन इतना आसान नहीं है। अब देखिए, निवेश, पूंजी निवेश की बात मैं करूँगा आपसे। जब चीन के राष्ट्रपति सितंबर में यहाँ आए थे, तो उसके 1 हफ्ते पहले करीब चीन के राजदूत ने बयान दिया था कि चीन भारत में $100 बिलियन का पूंजी निवेश करने जा रहा है। ये बयान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि भारत उन दिनों जापान के साथ डील कर रहा था और जापान ने ये कहा था कि $35 बिलियन हम भारत को देंगे। तो चीन ने कह दिया कि हम $100 बिलियन देंगे। जब राष्ट्रपति यहाँ पर आए चीन के, तो उन्होंने कहा कि हम 20 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में करेंगे जी। तो वो 100 बिलियन से 20 बिलियन पर आ गया। और उसके बाद आज जो समझौता हुआ वो कितने का हुआ? 10 बिलियन का हुआ।
तो $100 बिलियन से लेके कहाँ आ गए, $10 बिलियन पर। तो देखिए चीन का जो रुख है वो भारत को मजबूत बनाने की कोई बात वो सोच नहीं सकता। आपने ठीक भी कहा, भाई मेक इन इंडिया में चीन का क्या इंटरेस्ट है। प्रोफेसर प्रदीप जी ने जो कहा तो ठीक कहा कि वो क्यों भारत को मेक इन इंडिया में मदद देगा और क्यों भारत को मजबूत बनाएगा। उसने तो अपनी इकानमी को देखना है। और खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सारी दुनिया अपनी इकानमी को पहले देखती है और दूसरों को बाद में देखती है। लेकिन चीन एक विस्तारवादी देश है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हजारों साल की चीन की हिस्ट्री यही है। और आज भी देखिए कि एशिया के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ चीन का डिस्प्यूट चल रहा है और सब जगह चीन ये कहता है कि ये बॉर्डर ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, और चाहे समुद्र हो चाहे वो धरती हो। इसी की तरफ इंडिकेट किया है पीएम ने उसी कि तरह ये सब छोड़ना होगा। बिल्कुल, ये सब प्रधानमंत्री छोड़ना ने बड़ा होगा। अच्छा इंडिकेशन दिया है कि वो कभी अरुणाचल के लिए कुछ कहता है, अब चीन क्या कह रहा है कि जो अरुणाचल के लोगों को हम वीसा देंगे जी, देश हमारा, धरती हमारी है, वीसा आप देंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया हमारे देश की है उसमें से वो सड़कें बना रहे हैं, उसमें से राजमार्ग बना रहे हैं, उसमें से अपना ट्रेड रूट बना रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने हमसे 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया हुआ है पाकिस्तान को खुश रखने के लिए। तो प्रदीप माथुर जी, बड़ी दोहरी नीति है इन मामलों में। बिल्कुल। प्रदीप माथुर जी, इसमें एक सवाल और पूछ लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आर्थिक गलियारे के नाम पर $46 अरब का निवेश क्यों करना चाहता है चीन। समझौते हुए हैं लेकिन जो बातें थी उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वहां पर उठाया है, पूछा है, नियत पर भी सवाल उठा दिए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि चीन जो है एक सार्वभौमिक देश है, वो किसी और देश को क्या मदद करना चाहे तो इसमें आप कैसे कोई एक वैलिड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, हमें ये भी कतई नहीं समझना चाहिए कि चीन जो है हमारे आर्थिक हितों को बहुत आगे बढ़ाएगा। अच्छा, जहाँ तक दबाव बनाने की बात है, जैसा कि आपने कहा और जैसा कि हमारे और भी पैनलिस्ट कह रहे हैं, हर एक देश दूसरे को दबाव बनाता है जो जिसके ऊपर है दुनिया। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो कोई भाईचारा तो है नहीं, वो तो एक क्लैश ऑफ ओपन इंटरेस्ट है कि आप अपने इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हर एक दूसरे पे दबाव बनाना चाहता है। हम भी शायद जो है मालदीव और नेपाल और श्रीलंका पे अपना दबाव बनाना चाहते होंगे, ये बात नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट बात जो है 2 है, वो ये है कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट को किनारे करके भारत और चीन जो है एक ऐसी व्यवस्था पे जाएंगे जहाँ दोनों को अपना अपना फ़ायदा होता रहे, दोनों अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और भी है कि वो हमारे यहाँ निवेश तो नहीं करेगा। हमारे सबसे बड़ा समस्या ये है, जैसे शिवाजी सरकार ने कहा कि जो हमारा जो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसे ठीक हो। सबसे बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक से बात होती है कि हाउ डू यू करेक्ट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ये सब उनका सामान ज़्यादा गया, ज़्यादा बिक गया, हम अपना बेच नहीं पा रहे हैं। मतलब तो नरेंद्र मोदी जी को इस दिशा में कार्य करना चाहिए था कि आपका जो भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर एक इस तरह के आप जो लगाए कि हमारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर बिके, ये बात करनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। ये तो मैं समझता हूँ इस बात में तो कोई दम नहीं है। आपको ये बताना चाहिए था कि ये हमारे प्रोडक्ट्स है, इनको जो है क्या करना चाहिए, हाउ यू शुड बाई देम, और सब इस तरह की बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस एक शक्ति के साथ और जिस दृढ़ता के साथ जो है भारत को चाइना के सामने अपना आर्थिक पक्ष रखना चाहिए था, वो इस विजिट में संभव नहीं हो पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये विजिट जो फेल हो गई, क्योंकि चाइना के साथ जो है इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डायलॉग करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे जो है अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है चाइना के साथ जो है उसको डेवलप कर सके। सवाल इस बीच ये भी उठ रहा है राकेश भांजी कि 2013 में भी समझौते कुछ हुए थे और अब भी समझौते हुए हैं। मात्र ये समझौते हैं या कुछ असर दिखाई भी देगा, क्योंकि जो पहले समझौते हुए अभी तक कोई खास असर तो दिखा नहीं है, वही चीजें चलती आ रही है। एक नई कोशिश जरूर होती है लेकिन कारगर साबित नहीं हो पाती। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब समझौते होते हैं समय जरूर लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो इस वक्त मैं मोदी जी को इसका बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगा। हेलो, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ जरूर हम सब चाहते हैं कि जो समझौते हुए तो एकदम उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें टाइम लग जाता है और कभी उससे निराशा भी होती है। लेकिन दोनों मुल्क बात कर रहे हैं और ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक तरफ तो आप रिश्ते कायम अच्छे करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा देते हैं, उसको अपना हिस्सा बता रहे हैं, कश्मीर को वहां से गायब कर देते हैं, इधर पाकिस्तान को आप हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी बातें करके जा रहे हैं, सीमा विवाद है, घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि जब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं, बंद नहीं होंगी, तब तक क्या वो दूसरे काम हो पाएंगे? क्या निवेश या मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना
इन पे डेवलपमेंट हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो इधर कलेश मचा हुआ है इस तरीके के विवाद को लेकर, दूसरी तरफ आप रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या संभव हो पाएगा इन हालातों में? संभव हो पाएगा, लेकिन निवेश ज़्यादा जो ट्रेड की बात है जो हम लोग बना रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, मैं चाहता था कि मोदी जी इसमें कुछ ये भी इसमें कोई हो कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स है उसका एक्सपोर्ट हो चाइना में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री जहाँ की अभी हम चाइना से आगे हैं और उस पर कुछ नहीं हुआ। और भी कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो हम चाइना से अभी आगे हैं, तो हम अपने वो प्रोडक्ट्स उनको बेच सकते थे। जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसका बहुत ये आगे जाकर हमको ये खामियाजा भरना पड़ेगा कि इस पर ज़्यादा इनको विचार करना चाहिए था। शिवाजी सरकार जी, यही सवाल कि इधर ये समस्याएं पहाड़ की तरह खड़ी हुई हैं जिनका समाधान भारत चाहता है, चीन भी चाहता है। चीन ने भी कहा है कि समस्या का हल होना चाहिए, सीमा विवाद हो गया, नत्थी वीजा हो गया, इस तरीके से पाकिस्तान की मदद करना हो गया। आप भारत में आते हैं तब बहुत प्यार बरसता है और भारत के प्रधानमंत्री चीन गए हैं तो वहां पर ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा है। इधर आप निवेश की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहाड़ की तरह समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, जब तक ये निपटेंगे नहीं तब तक क्या वहां पर कुछ हो पाएगा? नहीं, देखिए इसको आप दो तरह के देखना पड़ेगा। व्यापार चीन के साथ बढ़ रहा है और चीन के साथ बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हमने अपनी कुछ ऐसी बुद्धिमानी भी की कि हमने आयरन ओर चीन को बहुत बेचा और आज हम चीन से स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसको प्रधानमंत्री चीन जाने से पहले अभी पिछले हफ्ते जब बर्नपुर में इसको का प्लांट का उन्होंने एक्सपेंशन के इनॉग्रेशन किया तो उसमें उन्होंने इसी बात को कहा कि हम चीन को आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं और भारत में इतना आयरन और होते हुए भी हम उतना स्टील नहीं बना पा रहे। तो भारत में अगर हम स्टील बनाते हैं और भारत से स्टील को इंपोर्ट करते हैं तो वैल्यू आयरन और बेचने से कुछ नहीं मिलता, 8 आने किलो जाता है वो आज भी। और अगर हम स्टील बनाकर उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 1000 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है हमारे अप्रोच में, हमारे इकोनॉमिक की जो दृष्टि रही है, विजन रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। दूसरी चीज आपने कहा कि बहुत सारी बॉर्डर के रिलेटेड समस्याएं हैं, बिल्कुल। अब उसको आपको देखना पड़ेगा, वो समस्याएं जो हैं वो सिर्फ भारत की समस्या नहीं, वो चीन की भी समस्या है। देखिए चीन जो है तिब्बत पर उसने जो कब्जा किया उसको मालूम है आज भी तिब्बत में भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका दबी जबान पर कहीं ना कहीं विरोध लगातार होता रहता है। उनको ये पता है कि दलाई लामा जो है वो एक फोर्स है और उसको अगर दबाना है तो अक्सर चीन का मामला उठा, अरुणाचल का मामला उठा, जिससे लोग तिब्बत की ओर उंगली न उठाए। तो सवाल है, अभी इसने कहा कि अक्सर चीन में जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करीब $45 बिलियन का जिस तरह का 1000 बिलियन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, क्या वो उचित है? चाइना के दृष्टिकोण से वो उचित है क्योंकि चाइना चाहता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान जो है वो मजबूत होता रहे और उसके जरिए भारत पर अलग दबाव पड़ता रहे, उनका रास्ता खुला रहे। उनको शक है कि अगर आज ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर भारत का हिस्सा हो गया तो वो प्रोजेक्ट जो है चीन के लिए वो एक बड़ा भारी खतरा हो जाता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि अक्सर चीन का हिस्सा जो है भारत को वापस मिले। वही नियत पे सवाल उठ रहे हैं, फिर ये कोशिशें कारगर हो पाएंगी अगर इस तरीके से हुआ? नियत देखिए, किसी देश की नियत उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। तो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप देखें चाइना का तो वो उसमें वो अक्सर चीन और पीओके का सवाल जहां तक आता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका सॉल्यूशन हो जो उसके खिलाफ जाएगा। तिब्बत का सॉल्यूशन अगर होता है, उसको मालूम है कि तिब्बत में आज टिबेटन ऑटोनोमस रीजन के टिबेटन फ्री रीजन हो जाता है तो चीन के लिए एक नए प्रकार की समस्या पैदा हो जाएगी। और चीन में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले चीन में जिस तरह के चीन के सरकार ने एक संकेत दिया कि भारत के साथ वो बॉर्डर के रिलेशंस को सुधारेंगे, वहां देश में उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ चीन में। तो आप ये मत समझिए कि चीन की सरकार अकेले कोई निर्णय इस तरह से कर सकती है। तो चीन का जो रिश्ता है, देखिए बॉर्डर का रिश्ता है और अक्सर चीन वगैरह का रिश्ता है
उसका अमेरिका से जो रिश्ता है वो सारी चीजें, अमेरिका से जो रिश्ता है वो भारत का भी रिश्ता जो है अमेरिका से बहुत मधुर नहीं है, भले ही पहले से बहुत अच्छे हुए हो। तो हमें एक चीज देखना पड़ेगा, अगर हमें अमेरिका से बैलेंस करना है तो हमें चीन का साथ चाहिए, चीन को भी अगर अमेरिका को बैलेंस करना है तो भारत का साथ चाहिए। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो जो है इन देशों के, जो प्रधानमंत्री ने जो इंगित किया कि आपको इन चीजों को सुधारना चाहिए, इन चीजों को सुधारने के लिए चीन को भी तत्परता तब होगी जब उनको लगेगा कि अमेरिका से ज्यादा खतरा आ रहा है। बिल्कुल। उनियाल जी, क्या लग रहा है कि ये जो सवाल उठाए, ये जो सीमा विवाद है, नत्थी वीजा है, पीओके है, जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक क्या जो दूसरी दिशा में कोशिशें हो रही हैं वो कारगर हो पाएंगी क्या? क्योंकि ये नासूर बनती जा रही है समस्याएं। देखिए, ये समस्याएं कोई आज की देन नहीं है, बहुत पुरानी है और ये आज ही खत्म भी नहीं होने वाली हैं, ये अभी बनी रहेंगी। और लेकिन सवाल एक बात का है कि इसी के बीच में हमें कोई गलियारा भी तो बनाना पड़ेगा। वर्तमान समय में जिस तरह से दुनिया भर के विवादों को इसी तरह से देखा जा रहा है कि भाई ठीक है, जो विवाद है उन पर हम आगे बातचीत चलती रहेगी, उन पर कोई रास्ता निकालेंगे। और यही सवाल जब हमारे दोनों देशों के सामने उठते हैं तो एक बात ये उठी है चीन और भारत दोनों संदर्भों में कि क्या वास्तव में हमें जो आज की व्यवस्था है उनमें अपने भला या अपने प्रगति के लिए सोचना होगा। और सोचना होगा तो फिर क्या इन विवादों की जड़ में हम अपने को क्या गतिरोध बना के रखें। आप देखिए, पिछली सरकार जो 10-12 वर्ष तक हमारे देश में एक शासन आया, उसमें हमने अपने पड़ोसी देशों से और पूरे जो भी लोग हमारे पड़ोसी देश थे, एक संबंधों में गतिरोध सा था, एक जड़ता जो टूटी है। तो हम एकदम इन विवादों को ये नहीं सोच सकते हैं कि ये विवाद कल या परसों या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ये बने रहेंगे और इनमें धीरे धीरे हम किसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भारत और चीन दोनों इस सोचने पे मजबूर हुए हैं कि, और दोनों की परिस्थितियों ने उनको इस मोड़ पर ला दिया है, इस स्टेज पे ला दिया है कि आज जैसे आप तुलना कीजिए, जब राजीव गांधी गए थे चीन और आज जब मोदी जाते हैं तो दोनों के वार्ताओं में और दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज है देशों की, उसमें एक फर्क आपको दिखता होगा और वो फर्क आगे और ज्यादा खुलापन उसमें दिखेगा आपको। और जहां तक विवाद है वो चाहे कश्मीर के, पाकिस्तान के संदर्भ से हो, श्रीलंका के संदर्भ से हो, ये विवाद अपनी जगह दो रास्ते से चला जाता है। एक क्रिकेट मैच की तरह जिसमें आपको डिफेंसिव शॉट भी खेलने हैं और आपको आक्रामक भी होना है, तो या आपको आगे पहल भी करनी है। तो यही स्ट्रेटेजी दोनों देश, चीन की भी है, भारत की भी है। तो ग्वादर तक जा रहा है तो केवल पाकिस्तान को सपोर्ट करने तक नहीं जा रहा है, अपने हितों तक नहीं जा रहा है, वो ईरान तक देख रहा है। या जैसे अभी कहा गया है इसी वार्ता में कि पूरे समुद्र के रास्तों से जो पहल हो रही है, तो ये चीन अपनी तरह से सोच रहा है, भारत अपनी तरह से सोच रहा है। विवाद अपनी जगह है, वो हमारे श्रीलंका के साथ भी विवाद थे, लेकिन देखिए उसमें भी हम कहीं ना कहीं पटरी पर आते हुए दिख रहे हैं। तो इन विवादों को हमें आड़े नहीं मानना चाहिए अपने आर्थिक संबंधों के लिए या भविष्य की प्रगति के लिए, और ये मानना चाहिए कि धीरे धीरे धूल हटती है, कुछ चीजें पुरानी भी पड़ती हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, क्या ये जो समस्या एक तरफ है, क्या दूसरी तरफ वो गलियारा, वो रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं उनियाल साहब की बात से बहुत सहमत हूँ इस मामले में कि देखिए ये समस्याएं तो बनी रहेंगी और इनके बीच से ही गलियारा निकाल कर हमें आगे जाना है। लेकिन सवाल यह है कि जो गलियारा हम बना रहे हैं तो उसमें हमें भी अपनी ताकत का एहसास चीन को कराना पड़ेगा। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आज भारत के पास हैं कि चीन के ऊपर वो दबाव डाल सकता है। जैसे तिब्बत का मसला है। अब जब चीन कभी अरुणाचल की बात उठाता है या चीन कभी अक्साई चीन या और एरियाज़ की बात उठाता है, कुछ भी करता है लद्दाख का, तो एक हमें सटल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी कि भाई अगर इस तरह चलता रहा तो तिब्बत का मामला हम यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे। दूसरी आर्थिक मसले पर आप देखिए, आज हमारी ये स्थिति है कि चीन को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि चीन की इकानमी थोड़ी नीचे जा रही है, उसका विकास दर गिर रहा है और ये खबर भी आई कि भविष्य में और ज़्यादा नीचे जा सकती है, भविष्य में और भी जाना, क्योंकि चीन की इकानमी थोड़ी स्टैग्नेट हो रही है और इस वक्त भारत के बाजार की उसको पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर थोड़ा सा हम अपनी तरफ से गर्मी दिखाएं कि भाई ये प्रोडक्ट है चीन के, हम नहीं खरीदेंगे, या आप मानते हैं कि भारत अभी इस स्थिति में है, मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया कि
एक हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को आगे ले आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम बैन करें या उसके ऊपर कहें कि भाई हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत अफेक्टेड है, ये चीज़ें हम चीन से नहीं खरीदेंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी है। ऐसे ही जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, एक बहुत सटल डिप्लोमेसी भारत को अब करनी पड़ेगी कि चीन को धीरे धीरे बताना पड़ेगा कि अगर आप अरुणाचल की बात उठाएंगे तो हम और भी बातें अब उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब चीन जान रहा है कि भारत भी ताकतवर देश हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से तो नेक्स्ट टू चीन हम ही हैं इस समय, और जहाँ तक सामरिक दृष्टि से भी भारत अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रहा है। तो चीन के लिए ये बहुत आसान नहीं कि भारत के ऊपर अब आक्रमण करे, क्योंकि 62 की स्थिति आज की स्थिति में बहुत फर्क है। बिल्कुल। और इसकी वजह से अगर हमारे पास भी थोड़ी ताकत है, बार्गेनिंग पावर है, तो धीरे धीरे एक सटल डिप्लोमेसी के थ्रू हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया है, जो उन्होंने कहा है। सवाल यही उठ रहा है कि इंडिकेशन तो कर दिया है कि क्या चीन अपने ऊपर अप्लाई करेगा, क्या इंडिकेशन को समझेगा, या फिर ये मात्र एक औपचारिकता है कि हाँ गए हैं यात्रा पर, ये सब बनती हैं बातें। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है स्वागत हो रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, समझौते भी होते हैं, तो ये मात्र उस यात्रा का हिस्सा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसका कुछ असर तो होगा। देखिए चलिए, ग्लोबल टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में आज कहा है कि रिचर्ड निक्सन की जो 1972 में यात्रा चीन में हुई थी, उसके बाद चीन बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उन्होंने ही चीन के लिए विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया। और उसने कहा कि जो मोदी की आज की विजिट है वो बिल्कुल रिचर्ड निक्सन की तरह विजिट है, और ये दोनों देशों के रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब देखिए सवाल है बदलाव ला सकता है, कहाँ तक बदलाव आएगा और कितने समय में आएगा हम नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हम दबाव डाल सकते हैं और चीन को बदलना होगा। और चीन को बदलना होगा। प्रदीप माथुर जी, चीन के प्रधानमंत्री ने ये बात कही जब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का जो वॉल्यूम है ठीक नहीं है, ये संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। चीन भी महसूस कर रहा है कि कुछ चीजें हैं, अब वो तानाशाही से बात नहीं चलेगी, अब भारत उस स्थिति में नहीं है कि दबाव बनाया जाए, यानी कि अब आपको एक टेबल पे बैठना होगा, समाधान निकालना होगा, बातें होगी, तभी कुछ हो सकता है। ये चीन भी महसूस कर रहा है। नहीं तो जैसे मैंने भी आपसे अभी आप कहा और प्रोफेसर ललन प्रसाद ने भी कहा कि जो पूरी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो डिमांड करती है कि हम भी जो चाइना को जो है वी शुड नॉट ऑफर आवरसेल्व्स ए फ्री मार्केट टू चाइना, और वो सब उसमें हम कुछ बात करें, सब कुछ करें, ये तो बात है ही। वो चाइना भी इस बात को समझता है कि हिंदुस्तान भी एक इंडस्ट्रियल पावर है, सब कुछ है, ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो चाइना के पास भी अंडरस्टैंडिंग है इस तरह की जो है, तो इसको चाइना समझता है इस बात को, ये है कि हम लोग भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल पावर है, दुनिया की बहुत बड़े मार्केट भी है, सब कुछ बातें हैं, सब है। तो अब जो रिलेशंस हैं हिंदुस्तान और चाइना के जो है उसमें हम लोगों को वील हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ टैक्ट, जिससे कि हम लोग जो है वी कैन गेट बेस्ट ऑफ द बार्गेन। ठीक है, आखिरी कमेंट का वक्त है, मैं राकेश भांजी से पहले ले लेती हूँ। राकेश भांजी, क्या ये जो समझौते हुए हैं, जो बातें हुई हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाक तरीके से वहां पर बोला है, जो दिल में था, दिमाग में था, इसके लिए जाने भी जाते हैं वो कि डंके की चोट पर काम कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत अब स्थिति में है कि दबाव में भारत आएगा नहीं, और अब भारत के पास भी वो शक्ति है कि वो चीन को दिखा सकता है कि आप हैं तो हम भी हैं। अब नहीं, भारत पहले से तो काफी आर्थिक स्थिति में भारत के उन्नति हुई है, तो आज की तारीख में उतना दबाव हमको नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इस स्थिति में भी हम नहीं है कि हम चीन के साथ अपने संबंध खराब करें, और ना ही करने चाहिए। जहां तक बाउंड्री का इशू है, बाउंड्री का इशू भी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जब तक बाउंड्री का इशू होगा तब तक हम ट्रेड करें। आखिर आज भी अमेरिका और कनाडा के बीच में भी बाउंड्री इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ट्रेड नहीं करते। अमेरिका और मेक्सिको के बीच में भी बाउंड्री इश्यूज हैं, लेकिन ट्रेड चल रहा है, नेफ्टा है उनका, ऐसा है किसी को पता भी नहीं, कहीं डिस्प्यूट होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि वैसा ही हमारा चाइना के साथ होगा, लेकिन यही कहूंगा कि ये शुरुआत तो नहीं, एक और इट इज अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। शिवाजी सरकार जी, ये जो हुआ है सब कुछ, जो समझौते हुए हैं, जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक पॉजिटिव संकेत सामने निकल कर आ रहा है, क्या ये बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि चाइना ये मानकर चल रहा है कि अगली जो सदी है, शताब्दी है, वो एशिया की है, इसीलिए ये आपस में प्यार और ये रिश्ते मजबूत होने चाहिए? देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगली सदी जो है, अगर आप देखें यूरोप में जिस तरह का हो रहा है और जिस तरह से सैंक्शंस यूएस और यूरोप मिलकर रशिया पर लागू कर रहे हैं,
तो ये सदी जो है एक नए तरह की तिकड़ी की तैयारी हो रही है, जिसमें रशिया, चाइना और भारत जो ब्रिक्स के भी हिस्से हैं, ये तीनों मिलकर एक नई तरह की जो राजनीति है और रणनीति है वो तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ जो है उसके साथ साथ जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो तभी पूरा हो सकता है जब कि हमारा इंडस्ट्री इसके लिए काबिल हो। हमारा इंडस्ट्री अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है और इंडस्ट्री को तैयार करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को इसको तैयार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, लो कॉस्ट में कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखें, इस तरह की जब स्ट्रैटेजीज करके हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर हम चीन के साथ जो टक्कर की हम बात सोच रहे हैं तब वो दे सकते हैं। बिल्कुल एक नई स्ट्रेटेजी भारत को बनानी होगी, आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक कोशिश हुई है, सकारात्मक कोशिश को कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर क्या ये कोशिशें उतरेंगी जिस उद्देश्य से और जिस चाहत के साथ ये सत्कार हुआ है, आदर हुआ है, समझौते हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।